ने टर्म आपके सामने रखी, सवाल रखा कि रेस जुडिकाटा का नेचर कैसा है। तो नेचर मींस कि रेस जुडिकाटा को हम क्वेश्चन ऑफ लॉ माने, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माने या मिक्स्ड क्वेश्चन माने, राइट। सो उसको लेके आई विल बी डिस्कसिंग वन जजमेंट विद यू पीपल, ठीक है। तो लेट्स हैव डिस्कशन, ठीक है। और जो भी फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा आई विल रिकमेंड कि आप उनको साथ साथ जो है कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। जस्ट ये बहुत बार एग्जाम्स में भी सवाल आ जाता है कि रेस जुडिकाटा का नेचर कैसा है। तो केस का टाइटल लिखेंगे, इट इज सत्यनाथ वर्सेस सरोजमनी। दिस जजमेंट इज ऑफ, लिख लिया टाइटल, लिखा नहीं? इट इज ऑफ 2022, 2 जजेस बेंच, 2022 का केस। ठीक। तो द मेन इशू विच वॉज देयर बिटवीन द पार्टीज, वो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ और साथ साथ कॉपी पे लिखवा भी दूंगा ताकि यू कैन रिलेट इट, है ना। तो ओरिजिनली जो सूट फाइल किया गया था, इट वॉज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप। आप फैक्ट साथ साथ कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली द सूट वॉज फाइल्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप। इसके साथ परमानेंट इंजंक्शन क्लेम किया जा रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप एंड परमानेंट इंजंक्शन। अब मैं कुछ एक ब्रीफ्स आपको साथ साथ दे देता हूं। तो जैसे डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप क्लेम की जा रही है, सो इट इज एज पर सेक्शन नंबर 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फिर एक और डिक्लेरेशन डिमांड कर रहे हैं कि सर एक पुरानी डिक्री है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। सो ये डिक्लेरेशन भी सेक्शन 34 के अंदर ही क्लेम किया जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ अनदर डिक्री टू बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। और तीसरी जो ये चीज क्लेम कर रहे हैं दैट इज द परमानेंट इंजंक्शन, जो अगेन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 38 से चलता है, 38 से, ठीक है। सवाल समझ रहे हैं? प्लेंटिफ कोर्ट में आया है और 3 चीजें डिमांड कर रहा है। पहला जो इम्प्यूग्ड प्रॉपर्टी जो भी है उसको लेके ही सेइंग कि सर प्लीज डिक्लेयर दैट आई एम द ओनर। सेकंड वन इज कोई पुराना डिक्री है उसको लेके नल एंड वॉइड की डिक्लेरेशन डिमांड कर रहा है। थर्ड वन इज परमानेंट इंजंक्शन जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिमांड कर रहा है। नाउ रिस्पोंडेंट ने, मतलब जो डिफेंडेंट था ओरिजिनली, उसने कुछ ग्राउंड्स रेज किए कोर्ट के सामने, ठीक है। तो आप लिख लेना दैट ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द डिफेंडेंट, ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द डिफेंडेंट। तो 5 चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, यू कैन राइट। पहली जो चीज इसने क्लेम करी कि सर इस पे रेस जुडिकाटा लगना चाहिए इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी डिक्री है तो दोबारा से केस क्यों सुना जा रहा है। प्लेंटिफ कह रहा है ना कि प्लीज डिक्लेयर द फॉर्मर डिक्री एज नल एंड वॉइड, तो वही इसने यहां पे पॉइंट उठाया कि सर रेस जुडिकाटा शुड बी देयर। दूसरा, देयर इज अ बार ऑफ लिमिटेशन, थर्ड वन इज पार्टी के ऊपर स्टॉपर लगना चाहिए कि अगर ऑलरेडी आपके फेवर में डिक्री है, आपने कुछ एवर्मेंट्स रेज की होंगी, सो नाउ यू कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम दैट। नेक्स्ट ही वाज सेइंग विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्रॉपर वैल्यूएशन, एंड लास्ट उसका पॉइंट था एब्यूज ऑफ द प्रोसेस, एब्यूज ऑफ प्रोसेस। ये आर्गुमेंट्स कौन, ये डिफेंस कौन रेज कर रहा है? डिफेंडेंट रेज कर रहा है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, ठीक। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी। अब आपने ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है और लेट मी गिव अ ब्रीफ। लाइक दिस इज द प्रॉपर्टी for which Mr. A is there in the court of law and he is seeking ownership as well as he is demanding permanent injunction against the defendant. Defendant is, let's suppose, Mr. B, और A और B के बीच में ऑलरेडी पहले से कोई डिक्री कोर्ट ने पास कर रखी है, ठीक है। सो देयर वाज ऑलरेडी वन डिक्री, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं डिक्री ऑफ अ फॉर्मर सूट,
डिक्री ऑफ फॉर्मर सूट। तो प्लेंटिफ का ये कहना है कि सर ये जो फॉर्मर सूट की डिक्री है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, प्लीज डिक्लेयर दिस डिक्री एज नल एंड वॉइड। तो इसकी भी डिक्लेरेशन डिमांड की जा रही है। और जब भी ऑलरेडी कोई सूट पार्टीज के बीच में डिसाइडेड हो और पार्टीज उसी केस को दोबारा से कंटेस्ट करने आ जाए, तो ये एक बहुत बेसिक ग्राउंड है जो पार्टीज कोर्ट में एलिज करते हैं, दैट प्लीज डिक्लेयर द फॉर्मर डिक्री एज नल एंड वॉइड। डिफेंडेंट ने आर्गुमेंट्स ले लिए कि सर ये तो रेस जुडिकाटा लग जाना चाहिए बिकॉज हमारे बीच में तो ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है विद रिस्पेक्ट टू द सेम प्रॉपर्टी, और इसने फिर वो स्टॉपल की बात और इम्प्रॉपर वैल्यूएशन, अब्यूज ऑफ प्रोसेस और वो 5 फैक्टर जो मैंने लिखवाए वो सारे रेस कर दिए। नाउ व्हाट हैपेंड, एक चीज मैं यहाँ पे और आपको फोकस करवाता हूँ कि जब इसने ये डिफेंसेस अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किए तो इसने कहा कि सर कोर्ट को प्रीलिमिनरी इशू ड्राफ्ट करके इस केस को यहीं खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, कोर्ट मस्ट फ्रेम प्रीलिमिनरी इश्यूज, ये डिफेंडेंट का एक प्ली है कोर्ट में, दैट कोर्ट मस्ट फ्रेम प्रीलिमिनरी इश्यूज एज पर ऑर्डर 14, कोर्ट मस्ट फ्रेम प्रीलिमिनरी इश्यूज एज पर ऑर्डर 14 रूल 2, ऑर्डर 14 रूल 2। और ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी प्रीलिमिनरी इश्यूज फ्रेम हो तो कोर्ट पहले प्रीलिमिनरी इश्यूज को डिस्पोज करता है, उसके बाद जर्नल जो दूसरे मेरिट्स पे जो बातें हैं उनको सुनेगा। सो दिस वाज द कंटेंशन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट कि सर आपको ये केस आगे नहीं चलाना चाहिए, रेदर यू हैव टू फ्रेम प्रीलिमिनरी इश्यूज एंड लेट द केस बी डिस्पोज्ड ओवर देयर इटसेल्फ। तो आप लोग साथ साथ देखते रहें। तो लिखता है कि डिफेंडेंट सॉट फ्रेमिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी इश्यूज एट ऑर्डर 14 रूल 2, लेकिन हुआ क्या कि ट्रायल कोर्ट ने इसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा, क्यों, ट्रायल कोर्ट समझता होगा कि प्रीलिमिनरी इश्यूज केवल 2 चीजों पे फ्रेम होते हैं, वन इज इफ देयर इज अ स्टैट्यूटरी बार ऑन द कोर्ट टू एंटरटेन द मैटर, जैसे लिमिटेशन लॉ की बार है, किसी एक्सप्रेस बार के अंदर मैटर है तो कोर्ट प्रीलिमिनरी इशू बनाता है। दूसरा, अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, इन 2 सिनेरियोज में ही प्रीलिमिनरी इशू बनेगा, तीसरे सिनेरियो में नहीं बनेगा। तो ट्रायल कोर्ट ने इसकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट किया सो ही वेंट टू द हाई कोर्ट। नाउ हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दे दी कि नहीं, तुम इस केस में रेस जुडिकाटा के बेसिस पे एक प्रीलिमिनरी इशू बनाओ। ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन है ट्रायल कोर्ट। इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट इज स्टेटिंग दैट रेस जुडिकाटा इज समथिंग ऑन विच प्रीलिमिनरी इश्यूज टू बी ड्राफ्टेड एंड केस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ देन एंड देयर। दैट इज बेसिकली द पॉइंट विच वाज गिवन बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227 जो उसमें पिटिशन आया था। तो जब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया, सो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगेन द कंसर्न्ड प्लेंटिफ मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने हाई कोर्ट की ये डायरेक्शन को चैलेंज किया है कि सर हाई कोर्ट कह रहा है कि रेस जुडिकाटा पे प्रीलिमिनरी इशू बना दिया जाए। बात समझ रहे हैं सारे लोग? ठीक है, जितने लोग ऑनलाइन हैं, आई होप यू आर आल्सो क्लियर। क्या कंटेंशंस कोर्ट में आई हैं दोनों पार्टीज की। प्लेंटिफ का सूट किस चीज को लेके है, ओनरशिप को लेके, डिक्लेरेशन ऑफ द डिक्री एज नल एंड वॉइड एंड परमानेंट इंजंक्शन वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम कर रहा है। डिफेंडेंट का आर्गुमेंट है कि सर इस केस पे रेस जुडिकाटा लगना चाहिए, स्टॉपल लगना चाहिए प्लेंटिफ के ऊपर, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, अंडर वैल्यूएशन है, ये सारी चीजें इसने की। डिफेंडेंट ने एक और चीज कोर्ट में कंटेस्ट करी कि सर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है तो आप इस केस में प्रीलिमिनरी इशू बना दो और प्रीलिमिनरी इशू पे इसको डिस्पोज करें। ट्रायल कोर्ट ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, व्यक्ति हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक डायरेक्शन दी कि आप इसमें रेस जुडिकाटा के बेसिस पे कौन सा इशू बनाओ, प्रीलिमिनरी इशू बनाओ। नाउ अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, दिस पर्सन हैड फाइल्ड अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि सर आप इस मैटर को देखिए। नाउ व्हाट इज द मेन इशू, तो ये मेन इशू है इस केस में। जैसे मैंने आपको सवाल लिखवाया ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ रेस जुडिकाटा, तो इस केस का ये इशू है लाइक वेदर द ट्रायल कोर्ट कैन बी डायरेक्टेड टू डिसाइड द इशू ऑफ रेस जुडिकाटा एज अ प्रीलिमिनरी इशू। तो हम सिर्फ इसको सिंपल लिख सकते हैं, इशू वाज, लिख लेना, इशू वाज दैट कैन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस जुडिकाटा, can on the ground of res judicata preliminary issues be drafted, या preliminary issues can on the
issue of res judicata, preliminary issues can be drafted, full stop. अब आपको, क्योंकि प्रीलिमिनरी इश्यूज मैंने आपको रेफरेंस दिया कि ऑर्डर 14 के अंदर मेंशन है, ऑर्डर 14 का रूल नंबर 2 है जो बताता है कि जी प्रीलिमिनरी इश्यूज किन केसेस में ड्राफ्ट किए जाते हैं। एंड अब आपको जर्नल रूल और एक्सेप्शंस जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये 1976 के बाद जो चेंजेस हुए सीपीसी के अंदर, उसके बाद ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जनरली जो भी ट्रायल कोर्ट होगी उसको सभी इश्यूज को एक साथ सुनना है, मतलब अपना फाइनल डिसीजन एक ही बार देना है। ठीक है, जनरल रूल इज कोर्ट मस्ट डिसाइड ऑल इश्यूज टुगेदर। तो आप एक बार सारे इश्यूज बना लो, उसके बाद उन सारे इश्यूज पे जो भी एविडेंसेस आपके पास आए हैं उसके बेसिस पे अपनी रीजनिंग अप्लाई करके जजमेंट दीजिए। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज पे इशू बना के ट्रायल चला के फिर सोचना कि आगे बढ़े या ना बढ़े, ये सही अप्रोच नहीं है। सो यू मस्ट डिसाइड ऑल द इश्यूज टुगेदर। लेकिन केवल 2 ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो ऑर्डर 14 के रूल नंबर 2 में लिखी हैं। तो लिखा है ओनली इफ द इश्यू इज रिलेटेड टू द जुरिसडिक्शन और देयर इज अ स्टैट्यूटरी बार टू द सूट। तो इन केसेस में हम एक्सेप्शन के अंदर चले जाएंगे। एक्सेप्शन का मतलब कि हमें फिर सारे इश्यूज एक साथ नहीं डिसाइड करने। ये 2 इश्यूज अगर आपके सामने आ रहे हैं, जुरिसडिक्शन का इश्यू या अगर कोर्ट की जुरिसडिक्शन पे कोई स्टैट्यूटरी बार है, तो ऐसे सिनेरियो पे इन इश्यूज को आप फ्रेम कर लो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जुरिसडिक्शन है तो फिर आप प्रोसीड करें और बाकी सारे इश्यूज जितने रिमेनिंग है उनको एक साथ डिस्पोज करो, राइट। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो फिर आपको प्रीलिमिनरी इश्यूज ड्राफ्ट नहीं करने होते, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स आगे तो कॉपी पे हम लिखेंगे। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, Honorable Supreme Court in this case had stated that Honorable Supreme Court in this case had stated that generally the trial court must decide, generally the trial court must decide all the issues together. Generally the trial court must decide all the issues together, but if there is any issue, if there is any issue related to, if there is any issue related to the jurisdiction of the court, if there is any issue related to the jurisdiction of the court, or there is any bar on the statutory bar, लिख लेना, or there is any statutory bar on the suit, or there is any statutory bar on the suit, then in such cases only, in such cases only the trial court can make preliminary issues. In such cases only trial court can make preliminary issues. ठीक। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहां पे था कि जब हम सीपीसी के अंदर एक हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 20, ऑर्डर 20 बात करता है जजमेंट एंड डिक्री, जो उसका हेडिंग है जजमेंट एंड डिक्री। और ऑर्डर 20 के रूल 5 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है कि कोर्ट जितने इशू फ्रेम करता है हर इशू पे कोर्ट को रीजनिंग देनी होती है। ठीक है, जैसे लिखा है एज पर ऑर्डर 20 रूल 5 द कोर्ट मस्ट गिव फाइंडिंग्स ऑन एवरी इशू। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने 5 इशू फ्रेम कर दिए तो अपनी फाइंडिंग्स केवल 2 इश्यूज पे दी। यू हैव टू गिव योर फाइंडिंग्स, आपको अपनी रीजनिंग सारे इश्यूज पे देनी है, बीच में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक, तो फर्दर मोर सवाल उठा कि रेस जुडिकाटा डिसाइड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेम पार्टी सेम मैटर सेम इशू अर्लियर फाइनल डिसीजन, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब होता क्या था, एक आपको कॉन्सेप्ट समझना है 1976 से पहले का और 1976 के बाद का।
तो 1976 से पहले कोर्ट्स क्या करती थी, पहले लीगल इश्यूज को डिसाइड कर लेती थी. प्रायर टू 1976 कोर्ट फर्स्टली डिसाइड लीगल इश्यूज. अगर लीगल इश्यूज डिसाइड करने के बाद कोर्ट को लगता है कि आई एम हैविंग द जुरिसडिक्शन, तो फिर कोर्ट फैक्चुअल इश्यूज पे बात करती थी, राइट. लेकिन इससे लिटिगेशन बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहता था. कारण क्या है, जैसे मान लो देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी. अब ए और बी के बीच में लेट सपोज देयर आर 3 इश्यूज विच आर ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स, और उसके बाद देयर आर सम अदर इश्यूज विच आर प्योरली ऑन द फैक्ट्स, राइट. लेट सपोज लाइक दैट. और हम बात कर रहे हैं प्रायर टू 1976, 1976 से पहले सिविल कोर्ट्स कैसे काम करती थी. तो सिविल कोर्ट्स पहले लीगल इश्यूज पे सुनवाई करना शुरू कर देती थी. अब लीगल इश्यूज का मतलब कि जैसे 3 इश्यूज हमने कहा कि लीगल एस्पेक्ट के हैं, तो पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस पहले लीगल इश्यूज पे लेके आएंगी. उस लीगल इश्यू पे पूरी सुनवाई अगर हुई और कोर्ट को लगता है कि आई कैन ट्राई द मैटर, फिर कोर्ट अपने फैक्चुअल इश्यूज पे दोबारा से पार्टीज को कहती थी चलो अपने एविडेंस लाओ, एंड देन द कोर्ट इज गोइंग टू हियर द फैक्चुअल इश्यूज विच आर देयर डिसाइडेड बाय द मेड बाय द कोर्ट. अब आपको नहीं लगता कि पहले कोर्ट ने लीगल इश्यू पे पार्टीज के एविडेंसेस करवाए, फिर वो इश्यूज डिसाइड होने के बाद कोर्ट को लगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन है, फिर कोर्ट ने बाकी इश्यूज पे अपना पार्टीज को कहा कि एविडेंसेस लाओ, फिर कोर्ट उस पर डिसीजन देगा. सो इट प्रोलॉन्ग द लिटिगेशन. इसीलिए 1976 के में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिटिगेशन को थोड़ा सा हम कट शॉर्ट करें. ठीक है, इस तरह से जो ज्यादा लेंदी पीरियड्स हमारे लग जाते हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए. तो 1976 के अमेंडमेंट के बाद द फॉलोइंग थिंग्स वर देना ना, कि अब देखो जैसे लीगल इश्यूज पे हमने बात करी, अब छोटी छोटी चीजें समझो क्योंकि समझने की बात है. जैसे मैंने कहा कि ए और बी के बीच में 3 लीगल इश्यूज थे जो कोर्ट ने डिसाइड किए और 4 फैक्चुअल इश्यूज हैं. और कोर्ट्स करती क्या थी, लीगल इश्यूज पे पहले सुनवाई कर लेती थी, एविडेंसेस लीड करवा लेती थी, फिर कोर्ट देखती थी कि मेरी जुरिसडिक्शन है कि नहीं, फिर कोर्ट आगे बढ़ जाती थी. ठीक है, हो सकता था लीगल इश्यू कोई टेक्निकल नेचर का हो या अदरवाइज हो, सो दैट इज अप टू द कोर्ट. अब मान लो लीगल इश्यू एक पार्टी के फेवर में नहीं आया, एक ही पार्टी के फेवर में आएगा, दूसरे के अगेंस्ट जाएगा, तो जिसके अगेंस्ट डिसाइड हुआ वो अपील में चला जाता था और ट्रायल में पूरा का पूरा केस रुक गया. समझे बात, क्योंकि अभी फैक्चुअल इश्यूज तो डिसाइड ही नहीं हुए, लीगल इश्यू पे ही अपील चला गया. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि 1976 की अमेंडमेंट के ब्रॉडरली ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक तो पीस मिल ट्रायल्स को रोका जाए, जो टुकड़ों में आप लोग ट्रायल चलाते हो. पहले लीगल इश्यू का ट्रायल चले जा रहा है, फिर वहां पे अगर कुछ डिसाइड हो गया और पार्टीज अपील में चलेगी तो एपीलेट कोर्ट हो सकता है कि रिमांड का ऑर्डर दे दे. फिर लेट सपोज ट्रायल कोर्ट ने फिर फैक्चुअल इश्यूज पे ट्रायल चलाया, तो इट विल कंसीडर टू बी अ पीस मिल ट्रायल. पहले लीगल इश्यूज पे ट्रायल चलता रहा, फिर फैक्चुअल पे चलता रहा. दूसरी चीज कि ऐसे होने से मल्टीपल अपील्स आने की पॉसिबिलिटी हो जाती थी कि जैसे लीगल इश्यूज डिसाइड कोर्ट ने किए, पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, पार्टी अपील में चली गई, फिर फैक्चुअल इश्यूज डिसाइड हुए, फिर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, फिर वो अपील में चली गई. सो मल्टीपल अपील्स का एक स्कोप खुल जाता था. और एपीलेट कोर्ट्स को बार बार रिमांड के ऑर्डर देने पड़ते थे. रिमांड का मतलब कि आप दोबारा से इस इश्यू को सुनो, आप दोबारा से इस केस का ट्रायल चलाओ, तो रिमांड बैक के ऑर्डर ज्यादा होते थे. सो इट अननेसेसरली इट वाज कॉजिंग डिले इन द जस्टिस डिलीवरी. ये कारण था इसका. तो 1976 में जब इन्होंने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके इन्होंने कहा कि प्रीलिमिनरी इशू केवल 2 ही चीजों पे बनेगा, एक जुरिसडिक्शन पे, दूसरा हाँ स्टैट्यूटरी बार अगर कोई आपके ऊपर है तो लगेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. नाउ पर्पस क्या है पूरी अमेंडमेंट का, टू इंश्योर कंप्लीट एंड फाइनल एडजुडिकेशन एट वन ट्रायल, कि यू मस्ट ट्राई ऑल द इश्यूज टुगेदर. तो अब आप ऐसा नहीं कि पहले लीगल इश्यू सुनोगे फिर फैक्चुअल, अब जो इश्यूज बना दिए एक बार उनको एक ही साथ आप ट्राई करो, उसके बाद जजमेंट दो, देन लेट्स सी कि एपीलेट कोर्ट उसमें क्या ऑर्डर्स देता है. राइट, अब ये सारे सिनेरियोज जो थे ये क्लियर हो गए. तो कोर्ट्स मस्ट नॉर्मली डिसाइड ऑल इश्यूज टुगेदर, ये पहला पॉइंट हो गया. और प्रीलिमिनरी इश्यूज आर नाउ एक्सेप्शनल इन नेचर, दे आर नॉट इन द रूटीन मैनर. ठीक है, बार बार हर केस में आप रूटीन में प्रीलिमिनरी इश्यूज नहीं ड्राफ्ट करेंगे. ये 1976 की अमेंडमेंट का कारण, मतलब जो रिजल्ट आया वो ये था. नाउ कमिंग टू द पॉइंट बैक कि प्रीलिमिनरी इश्यूज
कौन से केसेस में जनरली बनाए जाएंगे, तो हमने जो लॉ में लिखा है वो पढ़ा, तो दो चीजें लिखी हैं। वन इज देयर इज अ स्टैट्यूटरी बार ऑन द कोर्ट एंड द अदर वन इज कोर्ट इज नॉट हैविंग द जुरिसडिक्शन। तो यही दो चीजें यहां पे आ गई कि प्रीलिमिनरी इशू तभी बनाए जाएंगे व्हेन देयर इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज एक केस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं आता, ठीक है, धर्मशाला में मान लीजिए एक केस फाइल हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी सिचुएटिंग इन शिमला, सो डू द कोर्ट नीड्स एनी एविडेंस टू लुक आफ्टर द मैटर? द आंसर इज नो। तो कोर्ट प्लेंटिफ के एविडेंस देख लेगा ना, द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन शिमला, सो आई एम नॉट हैविंग द जुरिसडिक्शन, सो कोर्ट बिना कोई एविडेंस लीड करवाए इस प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्पोज कर सकता है। The court can return the plaint or whatever the order the court want to pass. तो इसीलिए लिखा कि ये दो ही चीजों पे पॉसिबल है, या तो जुरिसडिक्शन या स्टैट्यूटरी बार्स। अब चाहे पेक्युनियरी जुरिसडिक्शन हो, चाहे टेरिटोरियल हो, चाहे सब्जेक्ट मैटर हो, इसके लिए कोर्ट के सामने कोई एविडेंस लीड करने की आवश्यकता जनरली नहीं है। ओनली बेसिक थिंग्स अगर आप कोर्ट को बताएंगे, सो कोर्ट विल गेट टू नो कि जुरिसडिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। अब अगला सवाल उठा कि रेस जुडिकाटा का नेचर कैसा है, क्योंकि सवाल तो यही था कि सर रेस जुडिकाटा पे आप प्रीलिमिनरी इशू बना दो। अगर आप वापस केस पे आओ, सत्यनाथ वर्सेस सरोजमनी के केस में, सो मेन इशू क्या है कि सर रेस जुडिकाटा पे प्रीलिमिनरी इशू बना के इसको डिस्पोज करें। तो कोर्ट का सवाल था कोर्ट के सामने कि रेस जुडिकाटा किस नेचर का सवाल है। तो कोर्ट ने एक चीज कही, कोर्ट ने कहा कि देखो रेस जुडिकाटा जब भी हमें अप्लाई करना है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि पार्टी के एवर्मेंट्स के बेसिस पे सीधा सीधा कह देंगे रेस जुडिकाटा लगेगा। You need certain evidences to prove that res judicata will apply. Yes or no? आपको कुछ तो प्रूव करना ही पड़ेगा, और क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो पार्टीज की प्लीडिंग्स को कोर्ट को चेक करना है कि प्लेंटिफ ने आज कोर्ट में क्या एलिगेशंस लगाए हैं, पुराने सूट में इसने क्या प्लेंट कोर्ट में मूव करी थी। That is very important. So what was the pleadings of the parties, both of the plaintiff as well as of the defendant? क्योंकि अगर आपने इश्यूज फॉर्मर सूट में रेज कर दिए थे and those issues were essential for the decision, तो उन पे रेस जुडिकाटा लगेगा if the matter is heard and decided। तो पहली जो चीज कोर्ट चेकआउट करता है वो प्लीडिंग्स है। दूसरी कोर्ट चीज चेक करता है जजमेंट। फॉर्मर कोर्ट का जजमेंट क्या है, क्या उस जजमेंट के अंदर आपके इश्यूज जो थे वो डिसाइड हुए कि नहीं हुए, ये कोर्ट का दूसरा टास्क है। पार्टीज को कोर्ट देखेगा, इश्यूज को देखेगा, और क्या एविडेंसेस लीड किए गए ये देखेगा। तो आपको लगता है कि बिना एविडेंस लीड किए रेस जुडिकाटा का पॉइंट सेटल हो सकता है? Merely the plaintiff is raising an averment in the court that res judicata should apply, the court will apply. The answer is no, right? तो इसीलिए क्योंकि रेस जुडिकाटा में ये सारी चीजें मूव होती हैं, तो आप रेस जुडिकाटा को कैसा सवाल समझते हो? इट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। लॉ है सेक्शन 11, ठीक है, सेम पार्टी सेम टाइटल जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बिना फैक्ट्स के उस लॉ पे आप नहीं पहुंचोगे। और ये सारी चीजों के आधार पे हमें पता लगेगा कि रेस जुडिकाटा विल अप्लाई और नॉट। सो हेंस रेस जुडिकाटा इज कंसीडर्ड टू बी अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। फिर कोर्ट ने कुछ पुरानी जजमेंट्स की रेफरेंस दी कि रेस जुडिकाटा का नेचर कैसा है, और अल्टीमेटली द जजमेंट विच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इन दिस पर्टिकुलर केसेस कि रेस जुडिकाटा के बेसिस पे प्रीलिमिनरी इश्यूज जो हैं वो ड्राफ्ट नहीं किए जा सकते, एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्लियरली कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर 14 के रूल 2 को मिस इंटरप्रेट किया है, मिस अप्लाइड किया है। जो हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं तुम इसमें प्रीलिमिनरी इशू बनाओ, लेजिस्लेटिव इंटेंट को हाईकोर्ट ने इग्नोर कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एंड ऐसे करने से पीसमिल ट्रायल्स जो हैं वो एनकरेज हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रायल चलेगा। सो जनरली विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द justice as well as it is against the amendments made by the legislature। तो अल्टीमेटली रूल आपके सामने मैंने दे दिया, ये कुछ पॉइंटर्स हैं। that res judicata is normally a mixed question of law and fact, such mixed issues cannot be tried as preliminary issues, नहीं आप डिसाइड कर सकते। तीसरी चीज, ट्रायल कोर्ट जो है वो सारे ऐसे इश्यूज को इकट्ठे ही सुनती है। पहले ऐसा नहीं है कि पहले रेस जुडिकाटा सुन लिया फिर बाकी चीजें बाद में देखी, नहीं, ठीक है। सो प्रीलिमिनरी इशू केवल दो चीजों पे बनेगा, दैट इज जुरिसडिक्शन और द स्टैट्यूटरी बार्स, एंड द रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स ऑन ऑल इश्यूज हेल्प द एपिलेट कोर्ट एंड टू अवॉइड द रिमांड ऑर्डर्स। क्योंकि अगर एक ही बार सारा केस डिस्पोज हुआ है तो एपिलेट कोर्ट के सामने सारी चीजें एक साथ आएंगी, पीसमिल ट्रायल्स चल नहीं रहे, एक ही साथ सब कुछ आ गया कि कोर्ट ने क्या इशू बनाए थे, पार्टीज ने क्या एविडेंस लीड किए और क्या इसमें डिसीजन हुआ है।
सो एपीलेट कोर्ट को बीच बीच में बार बार रिमांड ऑर्डर्स पास करने की, रिमांड बैक करने की आवश्यकता नहीं है। सो इसी कारण से जो अपील था इस व्यक्ति का वो अलाउ किया गया, हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड किया गया, एंड जो रीजनिंग है वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि रेस जुडिकाटा को हम क्यों प्रीलिमिनरी इशू पे नहीं लेके जा सकते। समझ में आ गया? ठीक है, तो केस में क्या था, टाइटल की डिक्लेरेशन, ओनरशिप की डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन की डिमांड की जा रही है, और पुरानी डिक्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की बात हुई है, राइट, इसकी डिक्लेरेशन मांगी गई। डिफेंडेंट ने कहा कि सर रेस जुडिकाटा लगेगा, तो आप इस केस को प्रीलिमिनरी इशू बना के डिस्पोज कर दीजिए। कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रिमांड ऑर्डर दिया कि आप इसमें प्रीलिमिनरी इशू बनाओ। ये तो रेस जुडिकाटा की बात है, कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट हैड सीन कि प्रायर टू अमेंडमेंट 1976 जो हुआ था उससे पहले क्या था और 1976 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है। तो 1976 के अमेंडमेंट से पहले कोर्ट सिर्फ लीगल इश्यूज को पहले बनाती थी, ये मैंने अभी डिस्कशन किया आपके साथ। लीगल इश्यूज पे अगर कोर्ट सारी सुनवाई करने के बाद आगे बढ़ना चाहे फिर फैक्ट्स पे इशू बनाती थी। तो पहले सारी जो पार्टीज है वो एविडेंसेस लीड करेंगी कि लीगल इशू उनके फेवर में है या नहीं, फिर जब डिसीजन आ गया उस पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ओके वी हैव द पावर टू प्रोसीड, फिर हम फैक्चुअल इश्यूज पे बात करते थे, फिर दोबारा एविडेंस लीड होते थे। कोई पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है वो अपील में चली जाती थी, फिर अपील की प्रोसीडिंग्स अगर चल रही हैं तो ट्रायल में मैटर रुका रहेगा। एपीलेट कोर्ट हो सकता था रिमांड बैक के ऑर्डर दे दे, तो बार बार रिमांड बैक हो जाता था, बार बार अपील चली जाती थी और पीस मील ट्रायल्स चलते थे। ये प्रॉब्लम्स आती थी जब आप पहले लीगल इश्यूज को डिसाइड करोगे। अब कोर्ट ने कहा कि नहीं, सारे लीगल एस्पेक्ट्स पे आपको प्रीलिमिनरी इशू नहीं बनाना है, केवल दो चीजों पे बना सकते हो, जुरिसडिक्शन आपका है या नहीं, और जुरिसडिक्शन मींस पेक्युनियरी टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर, एंड दूसरा स्टैट्यूटरी बार कोई आपके ऊपर है या नहीं। क्योंकि इन दो चीजों को डिसाइड करने के लिए आपको कोई एविडेंसेस को लीड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीलिमिनरी इशू कब बनेगा, तो वो चीजें जिस पे कोर्ट बिना एविडेंस लीड किए डिसाइड कर सकती है वो प्रीलिमिनरी इशू में जाएगा, और दो ही चीजें हैं। तो अब सवाल उठा कि रेस जुडिकाटा का नेचर कैसा है, तो रेस जुडिकाटा इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। केवल सेक्शन 11 की बात नहीं है कि सर पुराना डिसीजन है तो रेस जुडिकाटा लगा दो, नहीं। द कोर्ट हैज टू सी प्लीडिंग्स, जजमेंट, कॉज ऑफ एक्शन, इश्यूज, टाइटल, एविडेंसेस गिवन बाय द कोर्ट, बाय द पार्टीज इन द कोर्ट। सो उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड कि क्या मैं रेस जुडिकाटा लगाऊं या ना लगाऊं, ठीक है। और जनरल रूल क्या है, दैट ऑल द इश्यूज आर टू बी ट्राइड टुगेदर, ताकि एक ही बार डिसीजन आए, और उस डिसीजन से अगर अपील जाती है तो एपीलेट कोर्ट के पास एक ही बार में सारा केस आ गया है, तो दे कैन डिस्पोज द मैटर विद मोर विजडम वी कैन से, जिसमें बार बार आपको कुछ करने की आवश्यकता फिर बाद में नहीं पड़ेगी।